एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे कोर्स का सेकंड वीक है और हमारी थर्ड क्लास है। आज के कोर्स में जो हम टॉपिक कवर करेंगे, आज की क्लास में जो हमने टॉपिक कवर करने हैं वो है हमारे पास गोल्स ऑफ काउंसलिंग। हम देखेंगे कि काउंसलिंग के क्या बेसिक गोल्स हैं और वर्क एक्टिविटीज ऑफ अ काउंसलर, और साथ में हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जो कि है वर्क एक्टिविटीज ऑफ काउंसलर के बारे में, कि काउंसलर की क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या उन्होंने जो है वो काम अपने साथ अंजाम देने होते हैं। हम अपने गोल से स्टार्ट लेते हैं। तो गोल्स ऑफ काउंसलिंग जो है वो हमारे पास कुछ हैं, लेकिन उससे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है कि हमारा गोल कैसा होना चाहिए। तो आप सब ने शायद पहले भी सुना हो कि जो हमारा गोल होता है वो स्मार्ट होना चाहिए। इसमें हमारे पास स्मार्ट से क्या बनता है कि हमारा जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है। स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि हम एक ही वक्त में मल्टीपल चीज़ों को टारगेट नहीं कर सकते। हमने एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करना है और फिर उसी पे काम करना है। जब हम उसको अचीव कर लेंगे तो फिर हमने नेक्स्ट की तरफ मूव करना है। फिर एम से होता है मेजरेबल, यानी कि हम गोल ऐसा हमने सेट करना है जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको हम चेक कर सकें कि इसमें हम कितनी इम्प्रूवमेंट लेके आ चुके हैं। ए से होता है अचीवेबल या अटेनेबल। हमने रियलिस्टिक गोल्स सेट करने हैं। ऐसा गोल हमने सेट करना है जिसको हम अचीव कर सकें, जिसको हम अटेन कर सकें। हमने कोई भी ऐसा गोल कभी भी सेट नहीं करना जिसको हमारे लिए अचीव करना मुश्किल हो और वो अनरियलिस्टिक हो। आर से होता है रेलिवेंट। आपका गोल हमेशा रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा गोल होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सको और वो रेलिवेंट हो। और टी का मतलब होता है टाइम बॉन्ड, टाइम बेस, यानी कि आपने सेट करना है कि इस गोल को मैंने इतने टाइम में अचीव करना है। फॉर एग्जांपल किसी ने अपनी स्टडी हैबिट बिल्ड करनी है तो उन्होंने ये गोल सेट करना है कि 2 वीक्स में मैंने अपनी इस हैबिट को स्टार्ट कर लेना है, मैंने इतने चेंजेस लेके आने हैं। ठीक है। तो ये हमारा होता है कि हमारा गोल शुड बी स्मार्ट। अब हम अपना जो है वो प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गोल्स ऑफ काउंसलिंग। हम देखते हैं कि काउंसलिंग में हमारे पास कौन कौन से गोल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो गोल आता है वो आता है बिहेवियर चेंज का। जो एक काउंसलर होता है वो अपने काउंसली का बिहेवियर चेंज करता है। जो उसका डिस्टर्बिंग बिहेवियर होता है, जो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स बिहेवियर उसका नहीं होता, एक काउंसलर अपने उस काउंसली के बिहेवियर को चेंज करता है और उसमें अपने काउंसली में बिहेवियरल चेंज लेके आता है। ये जो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर होता है, काउंसलर जो होता है अपने काउंसली के उस प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को चेंज करता है और वो एक मैल अडेप्टिव बिहेवियर को एक वेल अडेप्टेड बिहेवियर बनाता है। ठीक है। इसमें हम एक अगर छोटी सी एग्जांपल लें तो हमारे काउंसली का कोई ऐसा बिहेवियर है जो उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके लिए जो है वो प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है। वो उसका कोई भी बिहेवियर हो सकता है। फॉर एग्जांपल उसका बिहेवियर है कि वो अच्छी तरह से स्लीप नहीं ले पाता, वो अपना ओवर यूज़ जो फ़ोन है उसका ओवर यूज़ करता है और ओवर यूज़ करने की वजह से उसको टाइम टू स्लीप नहीं आती, और अगर उसकी स्लीप पूरी नहीं होती तो वो अपने जो उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ है उसमें वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये उसका एक मैल अडेप्टिव बिहेवियर होता है। तो इसमें काउंसलर जो होता है वो अपने काउंसली की हेल्प करता है कि वो अपने बिहेवियर को चेंज करें, इस प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को चेंज करें। फिर काउंसलर प्रॉपर तरीके से उनको गाइड करता है कि आपने अपनी स्लीप से कुछ देर पहले फ़ोन को रख देना है और आपने जो है वो जब आप बेड पे जाएँ आप बिल्कुल जो है वो कुछ सोच ना रहे हो, आपके हाथ में फ़ोन ना हो, और फिर इस तरह से ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ आपको जो है वो स्लीप
रिलेशनशिप में हेल्प आउट करेंगी। तो सबसे पहले हमारा जो काउंसलिंग का गोल होता है वो होता है कि हमने अपने काउंसलिंग में एक काउंसलर ने अपने काउंसलिंग में बिहेवियर चेंज लेके आना है, उसके प्रॉब्लमैटिक, उसके मैल अडेप्टिव बिहेवियर को वेल अडेप्टिव बिहेवियर या उस चेंज करना है जो भी उसका प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है। फिर हम नेक्स्ट बिहेवियर की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इनहेंस कोपिंग स्किल्स। अब ये जो काउंसलर होता है वो ये काउंसलर ही जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है और पॉलिश करता है जो काउंसलिंग के कोपिंग स्किल्स होते हैं। अब हमारे पास ना हर इंडिविजुअल के पास कोपिंग स्किल्स होते हैं, ठीक है, और हर इंडिविजुअल के जो है वो डिफरेंट किस्म के कोपिंग स्किल्स होते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हमें वो अपने कोपिंग स्किल्स पता नहीं होते, ठीक है, या अगर हमें अपने कोपिंग स्किल्स पता भी हो तो हम उनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो जो काउंसलर होते हैं वो अपने काउंसलर की हेल्प करते हैं कि वो अपने कोपिंग स्किल्स को आइडेंटिफाई भी करें और फिर उनको अच्छे तरीके से एक बेहतर तरीके से एक बेटर वे में उनको यूटिलाइज करें। अब हमारे पास जो एक काउंसलर होता है ना वो अपने काउंसलर की हेल्प करता है कि वो आइडेंटिफाई करें कि उनके पास कौन से टाइप की कोपिंग स्किल है, ठीक है। अब हर किसी की डिफरेंट कोपिंग स्किल्स होती हैं। किसी की कोपिंग स्किल होती है कि वो कुकिंग करते हैं, किसी की होती है कि वो वॉक करते हैं, किसी का होता है कि वो रीड करते हैं बुक्स को, या किसी का होता है कि वो अपने से थोड़ी सी सेल्फ टॉक करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो उन्हें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट कोपिंग स्किल्स होती हैं और ये कोपिंग स्किल्स हर इंडिविजुअल के अंदर होती हैं, ठीक है। लेकिन बाज औकात एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उनको अपनी उस कोपिंग स्किल का पता ही नहीं होता, या अगर पता हो तो वो उसको जो है वो यूज नहीं कर पाते, उन्हें उसका सही यूज नहीं आता। तो काउंसलर उनको आइडेंटिफाई भी करके देता है और उनकी कोपिंग स्किल्स को पॉलिश भी करता है, ठीक है। अब जब काउंसलर अपने काउंसलर की हेल्प कर देते हैं कि वो अपने कोपिंग स्किल को आइडेंटिफाई कर लें, उसको यूज भी कर लें, तो फिर ये इंडिविजुअल जो होते हैं वो खुद ही अपनी स्कोपिंग स्ट्रैटेजी को, अपने स्कोपिंग स्किल को यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ लाते हैं और उन्हें किसी और लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती, किसी और के मशवरे की जरूरत ही नहीं पड़ती, किसी और की सजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कोई एक इंडिविजुअल होता है, उनको जो है वो न्यू जो उनकी ऑफिस इन्वायरमेंट चेंज हुआ है तो उन्हें उसमें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि मैं उस अपनी न्यू ऑफिस के इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट करूं। तो उनकी जो उनको वॉकिंग बहुत पसंद है, वो जो है वो मॉर्निंग वॉक भी करते हैं और इवनिंग में जब थोड़ा बहुत जो है वो फिर वॉक के लिए जाते हैं, जहाँ पे हमारा जो एक थोड़ा सा जो इवनिंग टाइम होता है वो भी थोड़ा फ्रेशिंग होता है और मॉर्निंग टाइम भी। तो वो जब वो अपनी वॉक कर रहे होते हैं तो वो उनका कोपिंग स्किल है, वो उसको यूज कर रहे हैं और उन्हें पता है कि वॉकिंग से मुझे सुकून मिलता है और मुझे सोल्यूशन भी आ जाएगा। तो उसी वॉकिंग के दौरान उन्हें एक सोल्यूशन आ जाता है जो उन्हें हेल्प करता है कि वो अपनी न्यू इन्वायरमेंट में, न्यू ऑफिस के इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट करें। फिर अगर हम नेक्स्ट गोल की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट जो काउंसलिंग का गोल है वो होता है इम्प्रूव रिलेशनशिप। काउंसलर जो होता है अपने काउंसलिंग सेशन में अपने काउंसली की हेल्प करता है कि वो रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सके, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों में जो एक कॉमन और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक्सेप्टेंस होती है, कि आप अपने आप को भी और दूसरों को भी एज इट इज एक्सेप्ट करो जैसे आप हो, ठीक है। जहाँ पे हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें चाहिए कि हम अपने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट करें, और जब हम अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट करने में सक्सेसफुल होंगे तो तभी हम दूसरों के जो थोड़े से नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको हम जो है वो एक्सेप्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो काउंसलिंग हमें ये भी हेल्प कर रही होती है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करें। हम जब अपने आप के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो
जब हम अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से डेवलप कर लेते हैं, हम अपने साथ हेल्दी रिलेशनशिप अपने सेल्फ के साथ डेवलप कर लेते हैं, तो तभी हम कैपेबल होते हैं कि हम दूसरों के साथ भी एक हेल्दी रिलेशनशिप को डेवलप कर सकें। तो जब हम अपनी पॉजिटिव साइड को इम्प्रूव करते हैं, हम अपने आप से अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ पे हम अपनी पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पे हमें चाहिए कि हम अपनी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी एक्सेप्ट करें। तो तब जो है वो हम दूसरों के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर लेते हैं। तो एक काउंसलर जो होता है वो अपने काउंसली को हेल्प करता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी पॉजिटिव साइड को इम्प्रूव करें, और फिर वो उनके जो इंजर्ड पार्ट होता है, जो हीलिंग जो उनका डैमेज पार्ट होता है, उसको हील करने में, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने जो है वो काउंसलिंग में रिलेशनशिप्स भी हमारे इम्प्रूव होते हैं। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें लोगों से अप्रूवल चाहिए या हमें लोगों से एक्सेप्टेंस चाहिए। ठीक है, अप्रूवल और एक्सेप्टेंस में जो है वो डिफरेंस होता है। एक्सेप्टेंस क्या होती है कि आप एक इंडिविजुअल के दोनों एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट कर रहे हो, पॉजिटिव चीज़ों को भी आप तस्लीम कर रहे हो, नेगेटिव चीज़ों को भी आप तस्लीम कर रहे हो। और अप्रूवल का क्या होता है कि आपको हर इंडिविजुअल से हर हाल में अप्रूवल चाहिए। ठीक है, कि हर चीज में लोग जो है वो आपको अप्रूव करें। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें अप्रूवल चाहिए या हमें एक्सेप्टेंस चाहिए। ठीक है, एक्सेप्टेंस हेल्दी होती है, अप्रूवल जो है वो हेल्दी नहीं होती। और फिर इसके बाद जब हम अपने आप से अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, अपने अपने सेल्फ के साथ हेल्दी रिलेशनशिप रखते हैं, तो ये तमाम स्टेप्स हमें हेल्प करते हैं कि हम दूसरों के साथ जो है वो अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करें, और हम अपनी भी नेगेटिव साइड्स को एक्सेप्ट करें और दूसरों की नेगेटिव साइड्स को भी एक्सेप्ट करें। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रमोट डिसीजन मेकिंग। अब जो काउंसलर होता है ना, वो जो अपना काउंसली होता है उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, उसको प्रमोट करता है। हम कभी भी एज अ काउंसलर जो रिस्की डिसीजन मेकिंग होती है, जो हेल्दी डिसीजन मेकिंग नहीं होती, हम उसको इम्प्रूव नहीं करते। हम हमेशा जो है वो जो डिसीजन मेकिंग अच्छी डिसीजन मेकिंग होती है, एक पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग होती है, उसको प्रमोट करते हैं। रिस्की डिसीजन मेकिंग को ना हम प्रमोट करते हैं और ना ही हम उसको इम्प्रूव करते हैं। अब जो गुड डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो अच्छे तरीके से अपना डिसीजन बना लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उन्हें अश्योरेंस नहीं चाहिए होती, वो दूसरों से अश्योरेंस को डिमांड नहीं करते। ठीक है, वो अपने प्रोज एंड कॉन्स को देख के, सिचुएशंस को देख के अपने डिसीजंस बनाते हैं, और उन्हें ये नहीं होता कि उन्हें हर तरफ से हर इंडिविजुअल से अश्योरेंस या अप्रूवल मिले। ठीक है, वो जो उस टाइम पे एक सही डिसीजन होता है, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है या सिचुएशन की डिमांड होती है, वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एज अ काउंसलर हम जो होते हैं वो डिसीजन मेकिंग को इंड्यूस नहीं करते। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो होती है वो या डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो एक इंडिविजुअल में मौजूद होती है। ठीक है, बीइंग अ काउंसलर हमने क्या करना होता है कि हमने उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है और हमने उसको इम्प्रूव और प्रमोट करना होता है। इसमें हम क्या होते हैं कि इसमें ये जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना, ये इनेट होती है। ठीक है, बाय बर्थ जो है वो एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती है, और ये हर इंडिविजुअल में होती है। ठीक है, लेकिन इसका सही यूज जो है वो किसी किसी इंडिविजुअल को आता है, और अच्छी डिसीजन मेकिंग भी कोई कोई कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या होते हैं कि सम टाइम हमारे पास क्या होता है कि हमने बीइंग अ काउंसलर अपनी क्रिएशनल या अपने फैमिली टाइम्स को सेक्रीफाइस करना होता है। ठीक है, अगर हमने एक अच्छा काउंसलर बनना है, तो हमें सम टाइम अपना जो थोड़ा सा फैमिली टाइम होता है या हमारा जो क्रिएशनल टाइम होता है, जिसमें हमने अपनी क्रिएटिविटी करनी होती है, अपनी एक्टिविटीज करनी होती है, कभी कभी हमें वो भी
वो भी सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। वो सैक्रिफाइस करके हम जो है वो अपने आप को बेहतर काउंसलर बनाने की कोशिश में लगे होते हैं। अपने लिए डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स देखते हैं कि क्या न्यू टेक्निक आई, क्या न्यू टेक्निक हमें हेल्प कर सकती है, या किस तरह से किन स्टेप्स के थ्रू मैं प्रिसाइज हिस्ट्री टेकिंग कर सकती हूँ। तो ये तमाम जब चीज़ें हम सर्च कर रहे होते हैं, हम लर्निंग में लगे होते हैं, हम अपनी ग्रोथ की तरफ लगे होते हैं, हम अपने स्किल्स को इन्हांस कर रहे होते हैं, अपनी लर्निंग को इन्हांस कर रहे होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों में हमें जो है वो अपना फैमिली या क्रिएशनल टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब जब ये तमाम चीज़ें हम करते हैं तो ये हमें फ्रस्ट्रेशन को टैकल करना सिखाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लर्न करते हैं कि हमने किस तरह से फ्रस्ट्रेशन को टैकल करना है, ठीक है। अगर हम फ्रस्ट्रेशन को टैकल नहीं करेंगे तो हम फिर ये हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है ये फिर एग्जॉशन की तरफ जाती जाएगी, जो फिर हमारे लिए एक नेगेटिव इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है वो कभी-कभी अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को सैक्रिफाइस करके अपनी बेहतरी के लिए जो है वो काम करना होता है, जो हमारे अंदर टॉलरेंस लेके आती है, जो हमें फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करना, टैकल करना सिखाती है। और ये तमाम स्टेप्स फॉलो करके जब हम खुद के अंदर एक अच्छा डिसीजन मेकिंग पावर लेके आते हैं, तो फिर हम अपने काउंसलिंग की भी डिसीजन मेकिंग पावर्स को इम्प्रूव और प्रमोट कर सकते हैं और उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर अगर हम फिफ्थ एंड लास्ट गोल की तरफ मूव करें तो वो होता है हमारे पास पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि पोटेंशियल क्या होती है, कि ये एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि जिसको यूज़ करके या जिसके थ्रू हम अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दो टर्म्स को समझने की ज़रूरत है, एक होती है पोटेंशियल और एक होती है एबिलिटी। अब पोटेंशियल जो होती है ये इनेट होती है, ये बाय बर्थ एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। हर किसी की डिफरेंट पोटेंशियल्स होती हैं, ठीक है। कोई किसी में आर्टिस्ट होती हैं, ठीक है, वो आर्टिस्ट अच्छा होता है, वो पेंटिंग अच्छी कर लेते हैं। किसी में जो है वो डिबेट की होती हैं, वो अच्छा डिबेटर होता है, वो हर तरह की हर टॉपिक पे हर प्लेटफॉर्म पे डिबेट कर सकता है। और कोई जो बाय बर्थ लीडर होता है उसमें लीडरशिप की क्वालिटी ज़्यादा होती हैं कि वो हर तरह के प्रोजेक्ट को, हर तरह की टीम को एक अच्छी इफेक्टिव वे में लीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो हमारी काउंसलिंग प्रोसेस होती है उसमें काउंसलर जो होते हैं वो पोटेंशियल को टारगेट करते हैं। वो हेल्प करते हैं अपने काउंसली को वो अपनी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करें कि उनकी क्या जो है वो पोटेंशियल है, या उनकी क्या वीकनेस है, या फिर उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। तो हम जो है वो इनेट पोटेंशियल पे अपने काउंसलिंग प्रोसेस में फोकस करते हैं, हम एबिलिटीज़ को टारगेट नहीं करते। हम जो है वो पोटेंशियल्स को टारगेट करते हैं और फिर हम अपने क्लाइंट को ये लर्न करवाते हैं, अपने काउंसली को लर्न करवाते हैं कि उन्होंने अपनी इस पोटेंशियल को कैसे इफेक्टिव वे में यूज़ करना है, ठीक है। अगर उनकी पेंटिंग की पोटेंशियल है, बाय बर्थ उनमें ये चीज़ प्रेजेंट थी, तो हम उनको इस चीज़ को एक इफेक्टिव वे में, पेंटिंग को एक इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करना सिखाते हैं, ठीक है। किसी की जो बाय बर्थ होती है उनमें राइटिंग की बहुत ज़्यादा अच्छी पोटेंशियल होती है, वो डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, और उनकी राइटिंग की जो एक जो पोटेंशियल होती है वो बहुत अच्छी होती है, और हम उनको उसको यूटिलाइज करना सिखाते हैं। तो ये थे हमारे पास काउंसलिंग के कुछ गोल, जिसमें हम बिहेवियर चेंज करते हैं, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करते हैं, पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करते हैं, फिर हम जो है वो रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करते हैं, और हम जो है वो कोपिंग स्किल्स को, काउंसलिंग की कोपिंग स्किल्स को इन्हांस करते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं, या उनको यूटिलाइज करना इफेक्टिव वे में सिखाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास गोल्स। अब हम अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है वर्क एक्टिविटीज ऑफ अ काउंसलर। ये हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक काउंसलर जो है वो क्या क्या एक्टिविटीज़ या क्या क्या काम वो है कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंडिविजुअल काउंसलिंग। एक काउंसलर जो होता है वो इंडिविजुअल काउंसलिंग भी कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल काउंसलिंग क्या होती है कि जब एक काउंसलर एक सिंगल पर्सन से डील कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम इंडिविजुअल काउंसलिंग कहते हैं, या हम उसको जो है वो इंडिविजुअल सेशंस कहते हैं। अब
वो इंडिविजुअली क्यों डील कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पर्सन या हमारे काउंसलर जिस इशू से गुजर रहे हैं वो एक यूनिक इशू है, वो कॉमन नहीं है, वो सिर्फ उनके साथ हो रहा है, बाकी सोसाइटी मेंबर्स के साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी के लव्ड वन की डेथ हो गई है, तो वो अब अपनी न्यू लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, लाइक जो उनकी लाइफ चेंज हुई है अपने उस मदर या फादर की वजह से जानने से, तो उनको उसको एडजस्ट करने में, उसमें अडेप्ट होने में मसला हो रहा है, तो वो काउंसलर के पास जाते हैं। काउंसलर उनको हेल्प आउट करता है कि वो अपनी इस लाइफ में एडजस्ट हो जाएं, चीज़ों को एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो ये सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहा है, बाकी इंडिविजुअल्स के साथ नहीं हो रहा, इसलिए वो इंडिविजुअल सेशन ले रहे हैं, उनका यूनिक इशू है। तो ये हमारे पास जहाँ पे हम जिस सेटिंग में एक सिंगल इंडिविजुअल के साथ डील करते हैं, उनके यूनिक इशू के साथ डील करते हैं जो कॉमन नहीं होता। नॉट कॉमन का क्या मतलब है कि वो सिर्फ वही इंडिविजुअल जो है वो उसको उस चीज़ से गुजर रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बाकी सोसाइटी में वो चीज़ नहीं हो रही, या बाकी सोसाइटी के मेंबर्स जो है उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। फिर हमारे पास जो काउंसलर हैं वो ग्रुप काउंसलिंग भी करते हैं। हमारे पास काउंसलर की एक और एक्टिविटी क्या होती है कि वो ग्रुप काउंसलिंग भी करते हैं। अब ग्रुप काउंसलिंग कब तब होती है जब हमारे पास काउंसलर जो होते हैं वो 2 और मोर इंडिविजुअल्स या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल से डील कर रहे होते हैं। अब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल या 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं, ये हमारे पास सिमिलर प्रॉब्लम या सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, या सम टाइम हमारे पास सिचुएशन डिमांड कर रही होती है कि हमने जो है वो ग्रुप काउंसलिंग करनी है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जिनमें हमें ग्रुप काउंसलिंग करनी पड़ती है, या वो ऐसी कंडीशंस होती हैं जो ग्रुप काउंसलिंग डिमांड कर रही होती हैं। तो उसमें से सबसे पहले क्या आता है कि अ पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग अ कॉमन प्रॉब्लम। अब हमारे पास जो वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है ना, वो एक कॉमन प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर रहे होता है। इसमें हम एक छोटी सी और बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि जब कोविड आया था। ठीक है, कोविड आया था तो बहुत सारी हमारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई थी। लोग जो है वो घरों में जैसे आइसोलेट हो गए थे। ठीक है, बाहर की चीज़ें बंद हो गई थी। आप शॉप्स नहीं ओपन थी, आपने चीज़ें नहीं लेनी, कुछ थोड़े से टाइम के लिए होती थी, आपको ग्रोसरी जो है वो सारी करके रखनी है। आप बाहर नहीं जा सकते, पार्क नहीं जा सकते, इवन जो है वो जो मस्जिद थी उन पे जाने पे भी पाबंदी थी। तो ये जो सारी चीज़ें चेंज हुई थी, तो इसकी वजह से सारे लोग जो हैं वो काफ़ी स्ट्रेस में आ गए थे। वो घरों में आइसोलेट होके रह गए थे, वो बाहर नहीं निकल सकते, कहीं जा नहीं सकते, इवन 2 मिनट क्या 1 मिनट के लिए भी निकलते थे तो पुलिस वाले आ जाते थे। तो ये जब सब चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना किया। या जो जिनके कुछ डॉक्टर्स थे, ठीक है, कुछ फैमिलीज़ ऐसी थी जिनके बच्चे डॉक्टर थे, तो वो उधर सारा उनकी ड्यूटीज़ लगी थी, तो वो इस चीज़ को लेके काफ़ी घर वाले परेशान थे, वो काफ़ी स्ट्रेसफुल एंग्जायटी की सिचुएशन में थे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉमन इशू आ गया था, एक कॉमन प्रॉब्लम आ गया था जो सभी एक सोसाइटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल एक्सपीरियंस कर रहा था। तो इसमें हम जो है वो ग्रुप काउंसलिंग काफ़ी सारे लोगों की हुई भी, उन्हें बताया गया कि आपने जब स्ट्रेस होगा किन टेक्निक्स को यूज़ करके मैनेज करना या इन सिचुएशन से कैसे निकलना है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो दूसरी एक सिचुएशन होती है जो डिमांड कर रही होती है ग्रुप काउंसलिंग, तो वो होती है मॉरल सपोर्ट। ठीक है, जब इंडिविजुअल्स को मोटिवेशन चाहिए होती है किसी चीज़ के लिए, तो या उन्हें मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है, उन्हें चाहिए होता है कि कोई उनकी हेल्प करे, उनकी सपोर्ट करे, उनको मोटिवेट करे, तो उसमें भी हम ग्रुप काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, जब हम जो है वो एमडी कैट वगैरह दे रहे होते हैं, ठीक है, या ईटा वगैरह का टेस्ट देते हैं, तो उसमें जो वो स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने टेस्ट में अपीयर होना है, तो उनको मोटिवेशन चाहिए होती है, उनको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए होती हैं, और कि किन ट्रिक्स को यूज़ करके वो स्मार्ट स्टडी करके अच्छे स्कोर कर सकते हैं, या उनको मोटिवेशन चाहिए होती है कि उन्होंने बेस्ट करना है, इंशाल्लाह उनका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जब उनको मॉरल मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो तब भी हम ग्रुप काउंसलिंग कर सकते
सकते हैं। और एक हमारे पास सबसे बड़ी जो चीज़ आती है, जो एक सबसे बड़ी कंडीशन है जिसमें हमें ग्रुप काउंसलिंग करनी पड़ती है, तो वो होता है लैक ऑफ रिसोर्सेज और एनर्जी। ठीक है, ये दोनों एंड से हो सकता है। अगर काउंसलर के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है और काउंसलर के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इंडिविजुअल काउंसलिंग करे, तो वो फिर ग्रुप काउंसलिंग को प्रेफर करते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज उनके पास इतनी स्पेस नहीं है, उनके पास इतना जो है वो इक्विपमेंट्स नहीं है, इतने ज़्यादा अखराजात नहीं है कि वो इंडिविजुअल काउंसलिंग कर सकें, या एनर्जी नहीं है, वो कहीं और भी इंगेज हैं, तो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इंडिविजुअल काउंसलिंग को लेके चलें, तो वो फिर ग्रुप काउंसलिंग को प्रेफर करते हैं। या जो हमारे पास काउंसलिंग के एंड पे भी ये चीज़ आ सकती है कि उनके पास इतने जो है सेशन के पैसे नहीं है, वो कहीं थोड़े दूर रहते हैं, वो रोज़ रोज़ इंडिविजुअल सेशंस के लिए आ नहीं सकते, तो वो फिर जो है वो ग्रुप काउंसलिंग जहाँ पे होती हैं, कुछ हमारी जो एनजीओज होती हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी एक लोगों के लिए सेटअप अरेंज करती हैं ग्रुप काउंसलिंग का, तो वो फिर लोग वहाँ पे आके जो है वो काउंसलिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक वर्क एक्टिविटी एक ये भी होती है कि काउंसलर जो होता है वो ग्रुप काउंसलिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, और फिर ग्रुप काउंसलिंग की कुछ हमारे पास कंडीशंस होती हैं या हमारे पास सिचुएशंस होती हैं जिनमें हमें ग्रुप काउंसलिंग करनी पड़ती है, हम ग्रुप काउंसलिंग को प्रेफर करते हैं। फिर हमारे पास थर्ड वर्क एक्टिविटी आती है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है कि हमारे जो काउंसलर्स होते हैं वो साइकोमेट्रिक या साइकोमेट्रिशियन के तौर पे भी एक्ट कर रहे होते हैं। अब हम साइकोमेट्रिशियन किसको कहते हैं कि ऐसा इंडिविजुअल जिसको तमाम टेस्ट पे कमांड है, तमाम टेस्ट की साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, यानी कि उनकी वैलिडिटी क्या, उनकी रिलायबिलिटी क्या, उनके नॉर्म्स क्या, उनकी स्कोरिंग क्या, उनको कैसे एडमिनिस्टर करना, उन सब पे कमांड है, तो हम कहते हैं कि ये साइकोमेट्रिशियन है या साइकोमेट्रिक है। ठीक है, अब जो हमारे पास काउंसलर होते हैं ना, वो साइकोमेट्रिशियन भी होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनको वेरियस डिफरेंट टेस्ट को अप्लाई करना होता है, और काउंसलर में ये नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट जो है वो करंटली अवेलेबल है और कौन सा टेस्ट जो है वो करंटली यूज़ हो रहा है, या हम फ्रिक्वेंटली आजकल उसको यूज़ कर रहे हैं और वो अच्छे रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो काउंसलर को ये तमाम टेस्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए, उनके स्कोरिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो अपने काउंसलिंग के प्रोसेस को अच्छे से लेके चल सकते हैं। अब जैसे हमारे पास पहले जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके डायग्नोसिस के लिए जो हम असेसमेंट टूल यूज़ करते थे वो पेनास यूज़ होता था। ठीक है, लेकिन अब वो हमारे पास आउटडेटेड हो गया, उसकी जगह हम बीपीआरएस ब्रीफ साइकोटिक रेटिंग स्केल को यूज़ करते हैं, जो हमारे पास साइकोसिस, खासतौर पे शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर जो है वो उनको रेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसी नॉलेज हर काउंसलर के पास होनी चाहिए, और उनको हर टेस्ट पे कमांड होनी चाहिए, और उन्हें पता होना चाहिए कि हमने किस सिचुएशन में कौन सा टेस्ट जो है वो अप्लाई करना और वो हमें इफेक्टिव रिजल्ट देगा, और उन्हें उसकी स्कोरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि एक जो काउंसलर होते हैं वो टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टेक्निक्स में चेंजेस आती हैं, जैसे जैसे न्यू टेक्निक्स आती हैं चीज़ों के साथ डील करने के लिए, तो वो खुद भी उसमें ट्रेंड होते हैं और फिर वो दूसरे लोगों को भी ट्रेन करते हैं। ठीक है, वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको काउंसलिंग स्किल्स के बारे में ट्रेनिंग दे रही हूँ, ठीक है, या मैं आपको काउंसलिंग के बारे में ट्रेनिंग दे रही हूँ कि काउंसलिंग क्या होती है या इसके स्किल्स क्या हैं जिनको हम यूज़ करके इफेक्टिव काउंसलर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ट्रेनिंग देने से पहले मैंने खुद इन तमाम चीज़ों की, इस काउंसलिंग के बारे में, काउंसलिंग के स्किल्स के बारे में ट्रेनिंग ली भी है, तभी मैं कैपेबल हूँ कि मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ। ठीक है, तो हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में भी यही होता है कि हमारी कोई भी टेक्निक आती है, कोई भी न्यू टेक्निक आती है, हम उसमें खुद भी ट्रेंड होते हैं और फिर हम दूसरों को भी ट्रेंड करते हैं। ठीक है, आप हमारी नॉलेज है वो कभी भी
स्टॉप नहीं होती, या हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमें सब कुछ आ गया, ठीक है। टाइम टू टाइम चीज़ों में चेंजेस आते हैं, टेक्निक्स अपडेट होती हैं, न्यू टेक्निक्स की इन्वेंशन होती है, कुछ टेक्निक्स को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और हमने अपने आप को अप टू डेट रखना है, खुद भी ट्रेन होना है और दूसरे इंडिविजुअल्स को भी ट्रेन करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है प्रोफेशनल ट्रेड्स। ये भी एक वर्क एक्टिविटी है हमारे काउंसलर की कि उनमें प्रोफेशनल ट्रेड्स होने चाहिए। अब जो दो मैन इम्पॉर्टेंट, जो दो एसेंशियल हमारे पास प्रोफेशनल ट्रेड्स हैं जो हर एक काउंसलर में प्रेजेंट होने चाहिए, वो क्या होता है, कम्युनिकेशन एंड एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। अब हमारे पास कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो पर्सन है वो इतना कैपेबल है कि वो सक्सेसफुली अपने आइडियाज़ को, अपनी थॉट्स को दूसरे पर्सन में एक इफेक्टिव वे में ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। अब एक काउंसलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है वो गुड कम्युनिकेटर बने, ठीक है। और उसको चाहिए कि वो एक अच्छा कम्युनिकेटर हो। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि उसमें कम्युनिकेशंस के स्किल्स अच्छे होने चाहिए, उनकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और एक काउंसलर में एक इतने अच्छे लैंग्वेज स्किल्स होने चाहिए, एक इतने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए कि वो दूसरों की अटेंशन को ग्रैब कर सकें, ठीक है। काउंसलर को पता होना चाहिए कि उसने जो है वो कैसे अपने काउंसलर के अटेंशन को ग्रैब करना है, ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स, ये हमारे बेस्ट लैंग्वेज स्किल्स होते हैं ना, ये हमें हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं कि हमने कैसे कन्वर्सेशन को इनिशिएट करना है, ठीक है। काउंसलर को पता होना चाहिए कि मैंने अपनी कन्वर्सेशन को जो है वो कैसे इनिशिएट करना है, और एक काउंसलर ने अपनी कन्वर्सेशन को इस वे में इनिशिएट करना है कि उसके काउंसलर को मैसेज आए कि अब मेरे काउंसलर को कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी चीज़ जो है वो जी मैम सर। मीटिंग एंड होने वाली, क्लोज करते हैं, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सर, ठीक है। हाँ, प्रोफेशनल ट्रेड्स पे हैं। हमारे काउंसलर के अंदर दो इम्पॉर्टेंट, दो एसेंशियल और जो दो मेन ट्रेड्स होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। वो क्या होते हैं, कम्युनिकेशन एंड एक्टिव लिसनिंग। ये दो ऐसे ट्रेड्स हैं जो हर काउंसलर के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। सबसे पहला होता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या होती है कि अ पर्सन जो है वो हमारे पास कैपेबल हैं, एबल हैं कि वो सक्सेसफुली अपने आइडियाज़ को सकते हैं दूसरे लोगों में एक इफेक्टिव वे में, ठीक है। अब एक काउंसलर जो होता है, या बीइंग अ काउंसलर, हमारे अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, और बीइंग अ काउंसलर हम एक गुड कम्युनिकेटर होने चाहिए। हमारे अंदर लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, इतने अच्छे होने चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमने कैसे दूसरों की अटेंशन को ग्रैब करना है। अब ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स या बेस्ट लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, ये हमें कुछ चीज़ों में हेल्प आउट करते हैं। सबसे पहली क्या चीज़ होती है कि हमें हेल्प आउट करते हैं कि हमने कैसे सेशन को इनिशिएट करना है, या कन्वर्सेशन को अपने काउंसलर के साथ कैसे इनिशिएट करना है, ठीक है। हमने इस वे में अपनी कम्युनिकेशन, अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट, हमारे काउंसलर को पता चले कि अब मेरे काउंसलर को कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब मेरे काउंसलर की क्या डिमांड है, मैंने कौन सी चीज़, कौन सी इन्फॉर्मेशन इनसे शेयर करनी है। सेकंड पे ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, ये हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम अपने काउंसलर के इंटरेस्ट को मेंटेन रखें सेशन में। ना हमें उससे बहुत ज़्यादा फ्री करना है, और ना हमने बहुत ऐसे सेशन लेना है कि वो बिल्कुल ही हमसे उकता जाए, बोर हो जाए। तो हमने काउंसलिंग के इंटरेस्ट को एक इफेक्टिव वे में मेंटेन रखना है, और ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं। फिर हमारे पास जो होते हैं, ये हमारे कम्युनिकेशन
होते हैं, ये हमें हेल्प आउट करते हैं कि हमने हर एक सेशन को किस तरह से टर्मिनेट करना है, ठीक है। हम अपनी गुफ्तगू के थ्रू एक इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे होते हैं अपने काउंसलर को कि अब हमारे सेशन का खत्म होने वाला है, यहाँ पे हमने इस सेशन को जो है वो एंड करना है। दूसरा जो हमारे पास ट्रेड है वो है लिसनिंग। अब हमारे पास जो काउंसलर होते हैं, उन वो एक्टिव लिसनिंग उनमें होनी चाहिए, उनमें एक्टिव लिसनिंग के स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से होना चाहिए कि वो जो है वो डिस्ट्रैक्शन के चांसेस ना हो, वो इतना एक्टिवली अपने इंडिविजुअल को अपने काउंसलर को सुन रहे हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, उसे कहीं से भी ये मैसेज नहीं जा रहा कि काउंसलर तो मेरी बात नहीं सुन रहा, ये यहाँ पे मैंने इसको ये चीज़ नहीं बतानी, वो कौन सा मुझे अटेंशन दे रहा है। तो मैंने अपने एक्टिव लिसनिंग जो स्किल्स हैं वो अपने अंदर डेवलप करने हैं, ठीक है। ये एक मेरी एक्टिविटी है कि मुझे एक्टिव लिसनर बनना है ताकि कोई भी किसी तरह की डिस्ट्रक्शन ना हो या उसके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। अब हम जो है वो एक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब होता है कि हम अपने काउंसलर की बात सुन रहे हैं और उसके साथ साथ हम उनके जो नॉन वर्बल क्यूज हैं वो कैसे बैठे हैं, उसका उनका गेस्चर कैसा है, वो किस तरह से शोल्डर को मूव कर रहे हैं, या वो उनके फुट मूवमेंट क्या है, हैंड की फिंगर की मूवमेंट क्या है, तमाम उनके जो नॉन वर्बल क्यूज हैं हम उस चीज को भी नोट कर रहे हैं, ठीक है। बात क्या होता है कि हमने काउंसली से ना, हमारे पास काउंसली आए, ठीक है। तो हमने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या आपके अपनी फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, या आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आपके अपनी फैमिली के साथ कैसे रिलेशनशिप है, ठीक है। तो वो है, हमारे तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, वो हमारी फैमिली सपोर्टिव है, हमें इस चीज़ में सपोर्ट कर रही है, लेकिन के वर्ड्स उनके एक्शन से मैच नहीं हो रहे होते, ठीक है। जब कोई इंडिविजुअल आपसे झूठ बोलता है ना, यानी कि आपको सही बात नहीं बता रहा होता, तो सबसे पहले नॉन वर्बल क्यू क्या होता है कि वो आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन करेगा, ज़बरदस्ती मेंटेन करेगा। और दूसरा उनकी एक्सेसिव एक एनेक्शियस हैंड और फुट मूवमेंट और शोल्डर मूवमेंट होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जहाँ पे हमें जो वर्बल क्यूज़ हैं वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं सही डायग्नोसिस की तरफ जाने से, सही प्रॉब्लम के कॉज को आइडेंटिफाई करने से, वहाँ ही उतना और उससे ज़्यादा हमें नॉन वर्बल क्यूज़ हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम अगर एक्टिव लिसनर होंगे, हमें एक्टिव लिसनिंग के स्किल्स होंगे, तो तभी हम जो है वो वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ को फोकस कर पाएंगे, क्योंकि नॉन वर्बल क्यूज भी हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो तभी हम सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करें, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे जो काउंसलर हैं, उन उनकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग नेचर होनी चाहिए, ठीक है। हमारे जो काउंसलर होते हैं, उनमें जो उनकी नेचर होनी चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि वो अपने काउंसलिंग को अंडरस्टैंड करें हर एस्पेक्ट से, और अंडरस्टैंड करने के बाद उनकी हेल्प करें, उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें, उन्हें सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करें, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमने नॉन जजमेंटल होना है, ठीक है। हमने अपने काउंसलिंग को किसी भी बेस पे जो है वो जज नहीं करना, हमने बिल्कुल नॉन जजमेंटल होके उनकी सिचुएशन को सुनना है, ठीक है। अगर हमारे पास काउंसलिंग कह रहे हैं कि ये मेरी फैमिली इस चीज़ में मुझे हेल्प आउट नहीं कर रहे, मेरी फैमिली बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, मुझे इस चीज़ में मसला आ रहा है, ठीक है। तो हमने बिल्कुल से जो है वो नॉन जजमेंटल रहना है, बिल्कुल जज तो आप ना अपनी फैमिली के साथ सही हो, आपने तो कुछ ऐसा नहीं कर दिया, या आपकी फैमिली जो है वो हो सकता है आप अच्छे ना हो, इसलिए आपकी फैमिली इस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रही। तो हमने किसी भी बेसिस पे किसी भी तरह से अपने काउंसलर को जज नहीं करना, हमने बिल्कुल नॉन जजमेंटल होकर उनकी बात को सुनना है, ठीक है। और दूसरा जो हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें एम्पैथेटिक होता है, हमने अपने आप को उनकी सिचुएशन पे, उनकी प्लेस पे रख के देखना है, ठीक है। जब हम
अपने आप को काउंसलिंग की जगह पे रख के देखते हैं, सोचते हैं, तभी हम उनकी ट्रू फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तभी हम उनकी इशू को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और जब हम अच्छे तरह से उनकी फीलिंग्स, उनके इशू को अंडरस्टैंड कर देते हैं, तो हम उनकी बेस्ट वे में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जब हम एम्पैथेटिक होंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली हमें हेल्प करेगा कि हम जो है वो नॉन जजमेंटल बने। और जब हम नॉन जजमेंटल होंगे और हम जो है वो फिर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर इस तरह से हम अपने अंदर जो है वो अंडरस्टैंडिंग नेचर की हैबिट को ला सकेंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग नेचर रखना, एक काउंसलर के अंदर अंडरस्टैंडिंग नेचर होना, और अगर कहीं थोड़ी सी कमी है तो काउंसलर को चाहिए कि वो उसको इम्प्रूव करे। ठीक है, ये एक काउंसलर का काम है, उसकी एक्टिविटी है, ये उसकी वर्क एक्टिविटी है जो उसने अपने अंदर लेके आनी है और उसको सरंजाम देना है। अगर हम नेक्स्ट मूव करें, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड। ठीक है, ये अनकंडीशनल पॉजिटिव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारे पास जो पीसीटी थेरेपी या पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, उसका एक ये क्योर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड क्या होता है कि अनकंडीशनल, ठीक है, जैसे हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि हमने विदाउट प्लेसिंग एनी कंडीशन, ठीक है, बगैर कोई शर्त रखे, बगैर कोई कंडीशन रखे, हमने अपना एक काउंसलिंग की तरफ म्यूट रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि हमने एक्सेप्टेंस देनी है काउंसलिंग को विदाउट प्लेसिंग कंडीशन और विदाउट सेटिंग बाउंड्रीज। ठीक है, तो हमने किसी किस्म की कोई कंडीशन को प्लेस नहीं करना और कोई बाउंड्रीज हमने सेट नहीं करनी। ठीक है, हमने ये नहीं कहना कि अगर मैं आपको इस चीज में हेल्प आउट कर रहा हूँ, इस चीज में आपको गाइड कर रहा हूँ, तो आपने मुझे मुझे इस चीज में हेल्प करना है या इस तरह से गाइड करना है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये जो नॉन जजमेंटल और एम्पैथेटिक क्यूज है ना, ये हमें इस चीज में हेल्प करते हैं कि हम अपने अंदर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को लेके आ सकें। हमने जो हमेशा होते हैं ना, अपने वर्ड्स को शुगर कोटेड करना होता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने क्लाइंट में, अपने काउंसलिंग में एक अच्छी इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें, उनमें रैपिड रिकवरी आ सके, तो हमें क्या चाहिए होता है कि हम अपने जो वर्ड्स हैं उनको अच्छे से रखें, इस तरह से, यानी कि हम उनको शुगर कोट करें। ठीक है, तो इस तरह से जब हम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड शो करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें हमें हेल्प आउट करेंगी कि हमारे जो काउंसलिंग है उनमें रैपिड रिकवरी आएगी, एक अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और इस तरह से फिर हम उन्हें जो होम टास्क देंगे वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। फिर अगर हम नेक्स्ट मूव करें, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रेजिस्टेंस एंड पेशेंस। अब ये रेजिस्टेंस एंड पेशेंस जो होते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये हर एक काउंसलर के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर हम पेशेंस होंगे, हमारे अंदर पेशेंस होगा, तो तभी हम रेजिस्टेंस को मैनेज कर सकेंगे, रेजिस्टेंस को टॉलरेट कर सकेंगे। अब हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होती है कि ये हमारे पास रेजिस्ट कर रही होती है। ठीक है, अगर हम चेंज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, काउंसलिंग चेंज की तरफ जा रहे हैं, वो कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं, कोई चीज़ डिस्क्लोज करना चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको वो एक्सप्लोर डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं अपने काउंसलर के सामने, ताकि वो काउंसलर उनको उस चीज़ में हेल्प आउट करे, तो वो कहीं ना कहीं रेजिस्ट हो रहे होते हैं, उनका माइंड उन्हें रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं नहीं, आपने अभी ये बात अपने काउंसलर के सामने डिस्क्लोज नहीं करती, हो सकता है आपका काउंसलर इस चीज़ पे आपको
आपको जो है वो जज करे, ठीक है। तो ये काफ़ी सेशंस में काफ़ी टाइम हमारे पास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जब आती है तो हमें क्या होता है कि हमें अपने अंदर पेशेंस लाना होता है, ठीक है। हमें अपने काउंसलर की तरफ पेशेंस को शो करना होता है, ठीक है। अगर हमारे अंदर काउंसलर के अंदर एक पेशेंस है, पेशेंस की एबिलिटी है, तो तभी जो है वो काउंसलर रेजिस्टेंस को जो है वो टॉलरेट कर सकेगा, उससे अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेगा, ठीक है। तो पेशेंस में हमारे पास क्या होता है कि हमने काउंसलिंग की जो जितनी सीक्रेट चीज़ें होती हैं, जितनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, उसको हमने मेंटेन रखना होता है, ठीक है। और हमने अपने काउंसलिंग की तरफ जो है वो पेशेंस को जो है वो शो करना होता है, पेशेंस शो करना होता है। समटाइम्स क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमारे काउंसली जो है वो हमसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने पेशेंस से काम लेना होता है, ठीक है। ये हमें क्यों पता होता है कि वो हमसे ये बात सही नहीं कर रहे, ये चीज़ हमें सही नहीं बता रहे, क्योंकि हम उनकी फैमिली के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक है। हमारा उनकी फैमिली के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट होता है, और हम फैमिली से इसीलिए कॉन्टैक्ट रखते हैं कि ताकि हम जो है वो ताकि हम जो है वो उनसे चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो काउंसली जो है वो सम टाइम हमें बात सही नहीं बता रहे होते, तो हमें पता भी चल जाता है, लेकिन हमने उनको अपने काउंसली को चैलेंज नहीं करना, ठीक है। अगर हम अपने काउंसली को चैलेंज कर दें कि नहीं, ये बात आपने मुझे सही नहीं बताई, मुझे इस बारे में पता है, यहाँ पे मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है हर्डल क्रिएट करेंगी रैपो बिल्डिंग में। ये तमाम चीज़ें जो है वो रैपो बिल्ड करने में हर्डल क्रिएट करेंगी, वो बिल्ड करने में डिफ़िकल्टी हो जाएगी, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको एक अपनी ही एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, तो वो मुझे कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो सही नहीं होती, ठीक है। मुझे पता है कि वो मुझे सही नहीं बता रहे, लेकिन अब मैं अगर उनको चैलेंज करना शुरू कर दूँगी कि नहीं, मैंने आपकी फैमिली से मेरा कॉन्टैक्ट है, मैंने मुझे उन्होंने ये चीज़ बताई, और आप जो है वो यहाँ पे ये चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं। अब वो उनको अगर बिहेवियर इश्यूज़ है ना, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने अपने बिहेवियर इश्यूज़ को चेंज करना है, तो वो मेरे सामने कहते हैं कि जी, आप मेरी हेल्प करें, मैं इन तमाम बिहेवियर इश्यूज़ को चेंज करना चाहता हूँ। लेकिन घर में वो अपने घर वालों को कहते हैं कि क्यों आप मुझे इधर लेके जाते हैं, मैंने अपने ये इश्यू चेंज नहीं करना, मुझसे ऐसे सवाल क्यों किए जाते, ठीक है। तो मेरे सामने तो वो हैं कि हम रेडी हैं, हमने चेंज करने हैं, लेकिन घर में वो जो है वो अपनी फैमिली पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि मुझे यहाँ पे क्यों लेके जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे उनको चैलेंज करना शुरू कर दूँ सेशन के दौरान कि आपने मुझे ये बात क्यों कही, आप घर में कुछ और कहते हैं, यहाँ पे कुछ और कह रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें रैपो बिल्डिंग में डिफ़िकल्टी क्रिएट करती हैं, हर्डल्स क्रिएट करती हैं। तो इसलिए एक काउंसलर के अंदर जो है वो पेशेंस होना चाहिए, ताकि वो जो है वो फिर रेजिस्टेंस को हैंडल कर सकें, ठीक है। हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो कभी या जो हमारे पास जो काउंसली होते हैं, वो इस तरह से भी हमारे पास रेजिस्टेंस को शो करते हैं कि वो सेशंस को मिस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या वो जो है वो कोई बहाना बना देंगे कि आज फैमिली आ गई है, आज कोई गेस्ट आ गए, फैमिली गेस्ट आ गया, हम सेशन को अटेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने क्या होता है कि हमने कोई काउंसलिंग को निगलेक्ट नहीं करना या उनको जज नहीं करने बैठ सकते, ठीक है। क्योंकि जब रेजिस्टेंस जो होती है वो अगर काउंसलिंग की साइड से हो, काउंसलिंग जो है वो सेशन मिस कर रहे हैं या कोई बहाना बना रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि हम अपनी डेस्टिनेशन के क्लोज हैं। आप काउंसलिंग को कुछ डिस्क्लोज करना, इसलिए ही वो सेशन को डिले कर रहे हैं। तो हमने उनको देना है, क्योंकि उन्होंने अपना एक डार्क सीक्रेट हमारे साथ शेयर करना है, जो उन्होंने कभी अपनी फैमिली में किसी के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन वो अब हमारे साथ करने जा रहे हैं, तो हमने उनको टाइम देना है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो रेजिस्टेड बिहेवियर जो होता है वो हमारे पास
एक तरह का एक पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेड बिहेवियर होता है, कोई आउट ऑफ डिजायर बिहेवियर नहीं होता, कि ऐसा बिहेवियर नहीं है कि जिसको हम एक्सेप्ट ही ना कर सकते। ये एक रेजिस्टेंस बिहेवियर है जो टाइम ले रहा है काउंसली को वो डिस्क्लोज करने में, काउंसली को अपना एक सीक्रेट डिस्क्लोज करना नहीं दे रहा। इसलिए हमने यहाँ पे बिल्कुल पेशेंस से काम लेना है, और अच्छा जो काउंसलर होता है वो यहाँ पे बिल्कुल पेशेंस से बिल्कुल एक इफेक्टिव वे में इस चीज़ को डील करता है, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी डेस्टिनेशन के क्लोज होता है। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास होता है काउंसलिंग इज सफरिंग फ्रॉम क्रेडिबिलिटी। ठीक है, काउंसलिंग में जो एक मेन चीज होती है वो क्रेडिबिलिटी होती है। क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हम बिल्कुल रिलायबल एक बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और काउंसलिंग का प्रोसेस क्रेडिबिलिटी से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। अब हमारे पास जो हम देखते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कितनी रिलायबल है और कितनी एक्यूरेट है, ठीक है। और कितना हमारा ट्रीटमेंट मेथड जो है वो फिर उसके अकॉर्डिंग है, कितना एक्यूरेट है, और हमारे पास जो है वो कितना जो है वो उसमें रिलायबिलिटी है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास काउंसली आते हैं तो हम उनसे इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट हम क्यों लेते हैं कि हम लीगली अपने आप को सेव कर रहे होते हैं कि 50% चांसेस हैं, 50%, ठीक है, कि काउंसली जो होता है काउंसलर और काउंसलिंग दोनों साइन कर रहे होते हैं कि 50% चांसेस हैं कि हम इस चीज़ को टोटली कवर कर लेंगे, और 50% चांसेस स्टिल मौजूद हैं कि शायद इस चीज़ को हम पूरी तरह कवर करने में कामयाब ना हो सकें, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स जो होते हैं उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। काउंसली जो होता है वो आपके साथ अपने सीक्रेट को शेयर कर रहा होता है, तो आपने अपने वर्ड्स को कंसिस्टेंट रखना है। आपने उसके उन सीक्रेट्स को किसी और के सामने, किसी थर्ड पार्टी के सामने जो है वो डिस्क्लोज नहीं करने, शेयर नहीं करने। और तीसरी यहाँ पे बड़ी बात होती है कि आपने नॉन जजमेंटल होना है, ठीक है। आपने अपने एक्शंस को और अपने इमोशंस को जो है वो कंट्रोल करना है, और ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये फिर क्रेडिबिलिटी की तरफ लीड करती हैं, ठीक है, एक्यूरेसी की तरफ लीड करती हैं। फिर हमारे पास 10th आ जाता है करियर असिस्टेंस। अब हमारे पास जो काउंसलर होते हैं वो करियर असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। करियर का क्या मतलब होता है, ऐसा प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन जो हम ऑप्ट करते हैं ताकि हम मनी को अर्न कर सकें, ठीक है। तो काउंसलर जो होते हैं वो हमें हमारी कैपेबिलिटी, हमारी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो है वो हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम जो है वो अपनी जॉब को, अपने करियर को चूज कर सकें। बेसिकली वो जो है वो एक राइट प्रोफेशन को एक राइट और कैपेबल पर्सन के लिए चूज करते हैं, या एक राइट पर्सन को एक राइट जॉब के लिए चूज करते हैं। अब काउंसलर जो होते हैं वो करियर काउंसलिंग या करियर असिस्टेंस के साथ साथ वोकेशनल गाइडेंस भी दे रहे होते हैं। यहाँ पे हमने करियर और वोकेशन को अंडरस्टैंड करना है। करियर हमारे पास क्या होता है कि कोई भी प्रोफेशन जो हम ऑप्ट कर रहे हैं, और वोकेशन हमारे पास क्या होती है, ये एक ऐसा रोल, एक ऐसा टास्क होता है जो हम करंटली परफॉर्म कर रहे होते हैं या हमने फ्यूचर में परफॉर्म करना है, ठीक है। वोकेशन का मतलब होता है कि हमने कैसे न्यू इन्वायरमेंट या न्यू जो रूल्स होते हैं उनके साथ एडजस्ट होना है, ठीक है। हमने अपनी न्यू ड्यूटीज़ को कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। बाज़ औक़ात अगर हमने एमएस में एडमिशन लेना है तो उस यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट में, उस एमएस के न्यू ड्यूटी में, न्यू रोल में हमने कैसे एडजस्ट करना है, तो हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो हमें काउंसलर प्रोवाइड करते हैं। या फिर हम किसी की किसी गर्ल की कोई शादी होने वाली है तो उन्होंने अपने न्यू घर में जाके कैसे एडजस्ट करना है, चीज़ों को कैसे लेके चलना है, मैनेज क्या करना है, तो यहाँ पे भी उनका काउंसलर जो है वो हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो करियर काउंसलिंग भी होती है और हमारे पास वोकेशनल गाइडेंस भी होती है जो कि दोनों काउंसलर प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट हम चलें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लेसमेंट एंड फॉलो अप।
अब प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि आपने सूटेबल पर्सन को सूटेबल जॉब के लिए एक्सेप्ट कर जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है, या फिर आपने जो है वो एक सूटेबल जॉब को सूटेबल पर्सन के लिए सिलेक्ट करना है। ये दोनों वैसा होते हैं, ठीक है। हम कैपेबिलिटी दे के, पर्सन की पोटेंशियल दे के उसको एक जॉब सजेस्ट करते हैं, सिलेक्ट करके देते हैं, या एक जॉब की रिक्वायरमेंट्स वगैरह दे के हम एक पर्सन को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। फिर जब हम सिलेक्ट तो अब हमने कर ली, ठीक है। अब हमने फॉर एग्जांपल हमने जो है वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब थी, तो उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर्सन को जो है वो सिलेक्ट किया। फिर हमारे पास आते हैं फॉलो अप। फॉलो अप रेफर करते हैं कि हमने असेस करना है कि वेदर बीइंग अ काउंसलर जो मैंने पर्सन सिलेक्ट किया है, क्या वो अपनी जॉब को जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो उनकी अचीवमेंट को चेकआउट करते हैं, और उनकी 1 ईयर के ड्यूरेशन में हम उनकी अचीवमेंट्स और उनकी इम्प्रूवमेंट्स को देखते हैं। अगर तो वो उन्होंने कुछ अचीव कर लिया, उनकी अचीवमेंट इंक्रीज हो रही है और उनमें इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि बीइंग अ काउंसलर मैंने एक राइट पर्सन जो है वो एक राइट जॉब के लिए चूज किया, या एक राइट जॉब जो है वो राइट पर्सन के लिए चूज किया। फिर हमारे पास आता है रेफरल्स। रेफरल रेफरल्स क्या होता है कि जब काउंसलर जो होता है वो एक पर्सन को रेफर करता है मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन की तरफ, ठीक है। या रेफरल जो होता है ये एक पर्सन होता है जो आपको बेटर सजेशन दे सकता है, ठीक है। अब हर काउंसलर जो होता है वो हर एक चीज में बेस्ट नहीं होता, या उसकी हर एक चीज में स्पेशलाइजेशन नहीं होती, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, मैं पीटीएसडी या जो मैरिटल काउंसलिंग है इन चीज़ों को डील नहीं करती, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई मेरे पास पर्सन आता है तो मैं उनको जो ट्रेनर हैं या जिनको मैं जानती हूँ कि जो वो मैरिटल काउंसलिंग करते हैं या पीटीएसडी वगैरह को डील करते हैं, मैं उनके पास रेफर कर देती हूँ, ठीक है। तो जब मैं एक पर्सन को दूसरे पर्सन की तरफ, दूसरे एक्सपीरियंस पर्सन की तरफ रेफर कर रही होती हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि मैंने रेफरिंग की है या मैंने रेफरल में इंगेज हुई हूँ, ठीक है। तो बीइंग अ काउंसलर मैंने जो है वो रेफरल्स भी करने होते हैं, ये मेरी ड्यूटी होती है, ये मेरी एक्टिविटी होती है। इसलिए मुझे इर्द गिर्द के लोगों की नॉलेज होनी चाहिए, इर्द गिर्द के काउंसलर्स का पता होना चाहिए कि कौन सा काउंसलर कौन सी काउंसलिंग कर रहा है, उनकी क्या एक्सपर्टीज है, दूसरे साइकोलॉजिस्ट या दूसरे काउंसलर की क्या एक्सपर्टीज है, कि इन केस फ्यूचर में मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आ सके तो मैं उसको ज़्यादा अच्छे बेहतर काउंसलर की तरफ जो है वो रेफर कर सकूं, ताकि उन्हें बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट मिले और उन्हें अच्छी सजेशंस मिले। फिर हमारे पास ये लास्ट है रिसर्चर, ठीक है। रिसर्चर जो हमारे काउंसलर होते हैं वो एक रिसर्चर के तौर पे भी एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। हम रिसर्चेस को क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि हम जो है वो एक हमारे पास एग्जिस्टिंग आइडिया, ये जो पास्ट आइडिया है उसकी एप्लीकेबिलिटी को हम असेस कर सकें कि ये आइडिया, ये कितनी एप्लीकेबल है या कितनी जो है वो इफेक्टिव है, या फिर हम जो है वो ये जो हम टूल टूल यूज कर रहे हैं ये कितना एप्लीकेबल है, कि ये सारे इसमें ये सारे जो सिम्टम्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद हैं, वो हमें एक अच्छा बेहतर डायग्नोसिस दे सकता है, ठीक है। या फिर हम न्यू सजेशंस लेने के लिए, न्यू आइडियाज सजेस्ट करने के लिए, न्यू टेक्निक्स इन्वेंट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। तो बीइंग अ काउंसलर हम जो है वो रिसर्चर की तरह भी एक्ट कर रहे होते हैं। ये भी एक हमारी एक्टिविटी, हमारी ड्यूटी होती है कि हमने बीइंग बतौर रिसर्चर भी काम करना है, पुरानी चीज़ों की एप्लीकेबिलिटी भी देखनी है और हमने न्यू चीज़ें भी लेके आनी है, ठीक है। रिसर्च, एक जो काउंसलर होता है वो रिसर्चर के तौर पे, काउंसलर के तौर पे, एक साइकोमेट्रिशियन, इन तमाम काम कर रहा होता है, यानी कि मल्टीपल रोल्स परफॉर्म कर रहा होता है। फिर एवेल्युएशन होती है, एक काउंसलर जो होता है वो एवेल्युएटर के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है, यानी कि वो जो एक टेक्निक है, जो एक प्रोग्राम है, जो एक ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, उसकी इफेक्टिवनेस को असेस करता है कि क्या ये ट्रीटमेंट, ये थेरेपी डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए इफेक्टिव है या नहीं।
और फिर लास्ट हमारे पास वर्क एक्टिविटी आती है, वो आता है प्रिवेंटर का। एक काउंसलर जो होता है वो प्रिवेंटर के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है, यानी कि वो जो चीज़ सही नहीं हो रही होती उसके अगेंस्ट जो है वो उस एक्टिविटी या उस चीज़ के अगेंस्ट जो अपनी वॉइस को रेज करता है। यानी कि कोई एक ऐसी, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक थेरेपी, इलेक्ट्रिक शॉक्स वाली थेरेपी होती है, तो वो सही नहीं होती, ठीक है। वो जो होती है उससे आपको बहुत सारे मस्कुलर इश्यूज जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। तो अगर किसी जगह पे वो थेरेपी स्टिल प्रैक्टिस की जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोकम्पल्सिव थेरेपी स्टिल जो है वो प्रैक्टिस की जा रही है, तो बीइंग अ काउंसलर मेरी ये ड्यूटी है कि मैं वो उस चीज़ को प्रिवेंट करूं और उसके अगेंस्ट जो है, या उस जो काउंसलर जो साइकोलॉजिस्ट उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ जो है वो अपनी आवाज़ उठाऊं, या जो एथिकल्स को वायलेट कर रहे हैं मैं उस चीज़ को प्रिवेंट करूं और उसके अगेंस्ट जो है वो अपनी वॉइस को रेज करूं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने गोल्स और जिसमें हमने वर्क एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब इससे रिलेटेड, गोल से या वर्क एक्टिविटीज से रिलेटेड आपका कोई भी क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं।